सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं कि दलित जो है अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के बिना इस भारत के अंदर सरकार ही नहीं कुछ भी बंद। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े इलाकों में आज ईवीएम का खेल चल रहा है, पहले बूथ कैप्चरिंग का। बैलेट से भी आ जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि भारत के अंदर हमें निष्पक्ष रूप से हमें जीतने दिया जाएगा, बल्कि हमें एक सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता और चेतना की जरूरत है, जिसके अंदर हम अपने वोट के अधिकार को और राजनीतिक अधिकार को अच्छी तरीके से। बहन जी को छोड़कर सबको पीएम उम्मीदवार घोषित कर रही है, तो अगर बहन जी को अगर पीएम का उम्मीदवार बनाएंगे तो निस्संदेह 2024 के अंदर जो है अमूलचूल परिवर्तन आएगा। पता लगा है कि जो है जो पोस्टर्स है भी फाड़ दिया गया है, जो कि क्लियर ऑफेंस में डाउट होता है। फॉर दी सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस को लगता है कि हमने धारा 144 लगाई हुई है तो पुलिस को ये चाहिए, मेरा ओपिनियन है कि पुलिस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है उन्हें सस्पेंड करा दे। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट 144 धारा 144 और आर्टिकल 19 और 21 में होता है तो संवैधानिक जो प्रावधान है वो ज्यादा मान्य होंगे बजाय धारा 144 के। परंतु आज यहाँ आप देखिए कि कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन जब भी अनुसूचित जाति के लोगों का होता है तो उस धरना प्रदर्शन के अंदर जो है इस प्रकार बर्बरपूर्ण तरीके से और बिना लीगली जो सैंक्शन वो खत्म किया जाता है। सर, एक तरफ राम मंदिर का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति फाड़ी जा रही है, तस्वीर को फाड़ा जा रहा है। किस तरीके से देखता है दलित समाज? देखिए, पहली बात तो आप इस बारे में बिल्कुल इसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा मत कीजिए कि एक तरफ राम मंदिर है दूसरी तरफ बाबा साहब है। तो मैं बता दूं कि बाबा साहब जो वो कहते हैं वो करते हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो उन्होंने बनाया, परंतु बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी कहाँ सोए हुए हैं? उन्हें किसने मना किया है कि लखनऊ के पार्क मत बनाओ, नोएडा के पार्क मत बनाओ? ये जो भूमि है ये बुद्ध की भूमि है, और बुद्ध की भूमि के अंदर भी अगर आप आज इस बुद्ध की बात ना करके, बाबा साहब की बात ना करके अगर किसी दूसरे की बात कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है। दूसरी बात, यहाँ हमें जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। आप मंदिर बनाइए, बनाते रहिए, बहुत सब बढ़िया बात बनाइए, परंतु ये बात ध्यान रखिए कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप जहां से भी घुसोगे वहां पे बुद्ध और भगवान बुद्ध बाबा साहब नजर आते हैं, तो उसी प्रकार जब भारत में हमारी सरकार बनेगी तो हम बुद्ध की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाएंगे। और अगर 22 जनवरी को वो कहते हैं 22 जनवरी को हम ये करेंगे, तो हम कहते हैं कि 22 जनवरी की क्या आज्ञा, 22 प्रतिज्ञा। तो 22 जनवरी को जो क्या होगी, 22 प्रतिज्ञा होंगी। तो सर, क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव है तो दलितों में कुछ परिवर्तन मिलेगा देखने को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं कि दलित जो है अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के बिना इस भारत के अंदर सरकार ही नहीं कुछ भी बनना असंभव है। यहाँ तक कि अगर 2024 में आप इन बहुजन समाज के लोगों को अनदेखा करेंगे तो शायद हो सकता है कि कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार न बना पाए। कितना हुआ सवाल तो ईवीएम हटाए बगैर चुनाव हराया जा सकता है? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जब एक मुद्दे पे बात करते हैं ईवीएम, मेरे लिए ईवीएम महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सामाजिक समरसता है, सामाजिक संगठन है और सोशल इंजीनियरिंग है। आज आप ईवीएम को हटाने की बात करते हैं, कल वो बैलेट से पेपर करा लेंगे, बैलेट से पेपर करा के वो बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे, फिर आपके पास लड़ाई का मुद्दा क्या होगा? क्योंकि बहुजन समाज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े इलाकों में आज ईवीएम का खेल चल रहा है, पहले बूथ कैप्चरिंग का खेल चलता था। तो अगर आप बैलेट से भी आ जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि भारत के अंदर हमें निष्पक्ष रूप से हमें जीतने दिया जाएगा, बल्कि हमें एक सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता और चेतना की जरूरत है, जिसके अंदर हम अपने वोट के अधिकार को और राजनीतिक अधिकार को अच्छी तरीके से समझ सके। अभी आपने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो बुद्ध और अम्बेडकर के रंग में रंग देंगे, जैसे पहले उत्तर प्रदेश को रंगा गया है। जी, तो आप इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब तक तमाम बहुजन समाज के नेता एक मंच पर नहीं आते हैं, बहन जी कह रही है हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कहाँ सरकार बनेगी? देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि बहुजन का मतलब सिर्फ ये है कि बहन जी अपने आप को समर्पित कर दे और दूसरे लोग ना करें, तो मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी
कोई सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि जी कृष्णैया का जो हत्यारे है आनंद मोहन, उनके साथ बैठ के हम सरकार बना ले, अगर आप ये सोचते हैं उधम सिंह नगर का नाम बदलने वाले, संत रविदास नगर का नाम बदलने वाले और प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वालों के साथ हम सरकार बना ले, तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 तक भारत रत्न नहीं दिया गया, उसके साथ बैठ के हम सरकार बना ले, तो नहीं बनाएंगे। साहब काशी राम के सांपनाथ नागनाथ की अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, एक हरे घास में हरा नाग है, एक हरी घास में काला नाग है, तो हमें जो सरकार बनाएंगे, हम उन लोगों के साथ सरकार बनाएंगे जो कि ऐसी विचारधारा रखते हैं जो कि बिल्कुल इनके खिलाफ लड़ सके। बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे, पहले भी 3-3 बार बनाई है। देखिए बीजेपी के हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कांग्रेस बोलूंगा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जो हमारी शर्तों पे हमारा साथ देगा या हमारी बात करेगा, और एक बात बताऊं, हमारा आदमी जब उनसे मंच पे जाके जय भीम नहीं बोल सकता, और हमारे शर्तों पे अगर कोई हमारे साथ आ रहा है तो हमें कोई भी उसका विरोध नहीं है। अगर बहन जी को जो मुखड़ा बना दिया जाए पीएम का, तो क्या उसमें ग्रुप में जाएंगे? देखिए ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए, ये सवाल कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से देगी, क्योंकि आज कांग्रेस ने जो है खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कभी बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये वही कांग्रेस है जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे चौधरी प्रेम सिंह, उन्हें नहीं बनने दिया। तो ये वही कांग्रेस है जो बहन जी को छोड़ के सबको पीएम उम्मीदवार घोषित कर रही है। तो अगर बहन जी को अगर पीएम का उम्मीदवार बनाएंगे तो निस्संदेह 2024 के अंदर जो है अमूलचूल परिवर्तन आएगा।